हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। आज के वीडियो में सिलेबस पर चर्चा करेंगे। आपका सिलेबस क्या है, किस तरह से है, उसका अंक विभाजन किस तरह से है, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा जितने फॉर्म अप्लाई होते हैं सेकंड ग्रेड में, उसमें से मात्र 10% ही ऐसे अभ्यर्थी होते हैं, 5 या 10%, मुश्किल से 10% भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिनको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इस बार तो हम एग्जाम फाइट कर लेंगे। नहीं तो अधिकांश अभ्यर्थियों के मन में डर रहता है कि यार इस बार नहीं हो पाएगा, हमारा सिलेबस नहीं हो पाया। तो आपको उन 5-10% अभ्यर्थियों में आना है जिनको कॉन्फिडेंस आ जाए कि इस बार तो हमारा सिलेक्शन होगा ही सही। तो उससे पहले आपको सिलेबस अच्छे से याद होना हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सा भी एग्जाम हो, अगर आपको सिलेबस याद नहीं है तो आप उस एग्जाम को फाइट कर ही नहीं सकते, चाहे आप कितनी भी स्टडी कर लीजिए। यहाँ पर सिलेबस पर अंक विभाजन की बात करेंगे, आपको समझना होगा। एक तरह से आपके जो सिलेबस है भगवत गीता की तरह है। यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैंने आपको 100 शॉर्ट बता दिया है। पहले आपको सिलेबस समझाने से पहले आप अंक विभाजन देख लीजिए, आपको किस पर कितनी मेहनत करनी है, क्योंकि पढ़ाई तो मैं आपको कराता रहूंगा, आपके वीडियो आते रहेंगे पढ़ाई के। तो उससे पहले आपको यहाँ पर सिलेबस को अच्छे से समझना होगा। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप देखोगे तो आपका सिलेबस को मैंने यहाँ पर भागों में बांटा है। अगर यहाँ पर देखें तो भाग 1 में, यानी कि भाग 1 में बात करते हैं तो आपके कुल मिलाकर आप सभी को पता है कि आपका किस तरह से क्या है, यानी कि आपके 100 प्रश्न आते हैं। अब 100 प्रश्न आते हैं तो इनमें से आपके कुल मिलाकर 200 अंकों का पेपर होता है। ये तो सभी को पता है कि 100 प्रश्न आते हैं, लेकिन जो 100 प्रश्न आते हैं वो किस तरह से आपके अंक विभाजन है सिलेबस में। पहले लिया है भाग 1 में राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला और संस्कृति। राजस्थान के इतिहास से 12 प्रश्न आते हैं, कितने 12। राजस्थान की कला संस्कृति से 8 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति से आपके 100 में से 20 क्वेश्चन तो आते ही हैं कम से कम। प्लस का मतलब यह है कि आपके 20 से कम नहीं आएगा, 20 से अधिक ही क्वेश्चन आएंगे, कम से कम आपके 20 क्वेश्चन तो आएंगे। यानी कि आप यहाँ समझ गए होंगे राजस्थान के इतिहास से कितने क्वेश्चन, आपके 12 क्वेश्चन। राजस्थान की कला संस्कृति से 8 क्वेश्चन आपके आते हैं, यानी कि कम से कम 20 तो आएंगे। इसके बाद में दूसरा भाग है राजस्थान की राज व्यवस्था से और भारत के संविधान से, यानी कि दोनों समान है। आपको जैसे राजस्थान की जो राज व्यवस्था है, मुख्यमंत्री, आपके राज्यपाल है, विधानसभा है, तो उनसे, यानी कि यहाँ से राजस्थान राज्य व्यवस्था से 12 क्वेश्चन, संविधान से 8 क्वेश्चन, कम से कम आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 20 से कम नहीं आएंगे, 20 से अधिक ही क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद भाग 3 है राजस्थान के भूगोल से 11 क्वेश्चन आते हैं, भारत के भूगोल से 5 क्वेश्चन आते हैं, विश्व भूगोल से आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ भी 20 से प्लस ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ आपकी 20 की जगह 23 हो सकता है, 22 होता है, लेकिन कम से कम आपके 20 तो आएंगे से, 20 से कम आपके चांस नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद में भाग 4 में राजस्थान की समसामयिकी में 10 क्वेश्चन आते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में 20 क्वेश्चन आते हैं, कुल मिलाकर आपके 30 क्वेश्चन। यहाँ मैंने प्लस नहीं लगाया, प्लस का मतलब है कि फिक्स 30 ही आते हैं, न तो 29 आएगा कभी, न 31 आएगा, न फिक्स है कि आपके 30 के 30 ही क्वेश्चन आएंगे। यहाँ कम ज्यादा का होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद में लास्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में केवल 3 ही टॉपिक है, कृषि, उद्योग और सेवा। 3 क्षेत्र है आपके, कृषि, उद्योग और सेवा। इसमें से आपके 5-6 क्वेश्चन आते हैं, तो जोड़ोगे तो टोटल आपके 95 प्रश्न होते हैं। अब 5 प्रश्नों का क्या हुआ, तो 5 में से क्या होगा, कभी यहाँ 22 आ जाएंगे, यहाँ कभी 21 आ जाएंगे, यहाँ कभी 23 आ जाएंगे। इस तरह से आपके पूरे 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये आपका अंक विभाजन है कि आपके इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आप मुश्किल से देखोगे राजस्थान से संबंधित, राजस्थान जीके की बात करें, राजस्थान जीके में, तो राजस्थान जीके में आपके कितने होते हैं, एक भारतीय इतिहास में 12 हो गए, भारतीय कला संस्कृति में आपके 8 हो गए, राजस्थान की राज्य व्यवस्था में आपके यहाँ 12 हो गए। इसके बाद में राजस्थान के भूगोल से आपके यहाँ 11 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में आपके यहाँ राजस्थान की करंट अफेयर से आपके 10 क्वेश्चन हो गए। 100 में से कितने क्वेश्चन, यानी कि जैसे आपके 10, 2, 12, 13 और इधर 1, 2, 3, 4 और 4 यानी 5, यानी कि 100 में से 53 से 55 क्वेश्चन तो आपके राजस्थान से संबंधित आते हैं। कितने, 100 में से 55 क्वेश्चन के लगभग आपके राजस्थान जीके से आते हैं। तो अधिकांश अभ्यर्थी क्या करते हैं, राजस्थान जीके पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। बहुत से विषय से आपको लग रहे हैं, जैसे विश्व भूगोल है तो विश्व भूगोल से आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से भारत के भूगोल से 5 क्वेश्चन आते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था से 5-6 क्वेश्चन आते हैं। तो इन पर कम फोकस करते हैं बहुत से अभ्यर्थी, जबकि आपको इस बात को समझना होगा, आपको माइंड गेम को समझना होगा।
अगर आपको आगे ही बढ़ना है, जो अभ्यर्थी जिन पर कम फोकस करते हैं उन पर आपको अधिक फोकस करना है, यानी कि जो आपके भारतीय भूगोल के 5 क्वेश्चन है उनको ही पकड़ना है। अगर आप इनका देखोगे तो उतना ही, यानी कि इनका सिलेबस बहुत कम है। जैसे मैं आपको यहाँ बताऊंगा सिलेबस कितना है। भारतीय भूगोल में बहुत कम सिलेबस है, विश्व का भूगोल में बहुत कम सिलेबस है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत कम सिलेबस है। यहाँ से आप पूरे में से पूरे अंक ला सकते हो। वहां मेहनत तो आप सब जगह करनी है, यानी कि सिलेबस तो आपका वो है, मेहनत तो सब जगह करनी है, आपको विस्तार से पढ़ना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिलेबस समझाने की कोशिश करूंगा। अब मैंने यहाँ पर बात की, देखो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से राजस्थान का इतिहास है। राजस्थान के इतिहास में देखोगे तो मैंने बताया कि राजस्थान के इतिहास से कम आपके कितने 12 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 12 क्वेश्चन आते हैं। आपने 2022 का पेपर देखा होगा, 2022 का पेपर देखा, इसमें कुल मिलाकर आपके 5 टॉपिक है। राजस्थान के इतिहास में 5 टॉपिक से आपके 12 क्वेश्चन आएंगे। अब राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उसमें से आपके कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर और बेराट 4 है। तो आपके 2022 का 1 शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसमें ही एक पेपर में ही इसमें से 3 क्वेश्चन आ गए थे। कितने? 3। अब यहां पर आपको यहां समझना है, बहुत सी बार जब आपके प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित क्वेश्चन आता है तो आपको यहां पर 4 चीजें आनी चाहिए। कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, बेराट हमारे सिलेबस में है, आपको अच्छे से आना चाहिए। बहुत सी बार क्वेश्चन नहीं आता है कि ये सामग्री या विषय वस्तु कौन सी सभ्यता से मिली। अब कौन सी सभ्यता से मिली तो उसमें मान लीजिए 3 अलग सभ्यताएं और एक सभ्यता इसकी संबंधित है, तो वही जो सिलेबस में जो आपके संबंधित है वही आपके आंसर सही रहेगा। दूसरा है 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास। अब कौन कौन से? आपको गुर्जर प्रतिहार आपको पूरा का पूरा ही पढ़ना है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको पूरा ही पढ़ना है। इसमें आपके त्रिपक्षीय संघर्ष आ गया, आपके तो जालोर क्या आ गया, भीनमाल का आ गया, मंडोर क्या आ गया, आपको पूरा का पूरा गुर्जर प्रतिहार पढ़ना है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना। अजमेर के चौहान भी आपको पढ़ने हैं। अब चौहानों की जो शाखा है वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। बहुत सी बार आपके जालोर का भी पूछ लिया चौहान, क्वेश्चन आ गया था एक बार। इसी तरह अब ये दो तो आपको विस्तार से पढ़ना है, गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान। बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के साथ। अब यहां पर आप समझना, दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत का मतलब यह है कि इसमें आपके दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध केवल आपको देखोगे तो केवल किसके, यानी कि जो आपकी खिलजी वंश है, खिलजी वंश में आपके अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का जो संबंध है वो 3 राज्यों से, मेवाड़ से, रणथंभौर से, जालोर से, इन खिलजी का संबंध, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी का संबंध जो रहा है, आपको जालोर मेवाड़ वंश बुरा नहीं पढ़ना, आपको केवल उनसे संबंधित, जैसे 1301 में उन्होंने हमीर के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया रणथंभौर पे। उसके बाद में 1303 में फिर उसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया यतन सिंह के समय। तो अलग अलग आपको यहाँ पढ़ना है, किस तरह से क्या हुआ, किस तरह से उसने किस तरह आक्रमण किया उसके बारे में पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन आया था कि मेवाड़, जैसे जो आपके रणथंभौर है, रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर अब किला जीतने के बाद में वहां पर उसने किसको प्रशासक नियुक्त किया, किसको प्रसाद नियुक्त किया या किसको सौंपा, कौन सा किला किसको सौंपा, किस क्या, ये आपको वहां पर खिलजी वंश के बारे में पढ़ना है। बाकी कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, इस सिलेबस से आपको देखना है। इसी तरह से तीसरा टॉपिक था राजस्थान और मुगल। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको मुगल से संबंधित ही आपको पढ़ना है। जैसे राणा सांगा है तो राणा सांगा का आपको मुगल शासक से संबंध, मुगल शासकों में राणा सांगा के समकालीन कौन था, तो मुगल शासक था राणा सांगा। तो राणा सांगा के समय केवल कौन था, बाबर था। तो बाबर के समय ही आपको राणा सांगा के बारे में पढ़ना है। जैसे कातुल का युद्ध हुआ, राणा सांगा की खान कहां से हुई, तो राणा सांगा में जैसे राणा सांगा और बाबर के जो मध्य के खानवा का युद्ध हुआ तो राणा सांगा की ओर से किस किस शासक ने भाग लिया राजस्थान के, यही क्वेश्चन बनता है आपके। तो कौन उसने राणा सांगा के घायल होने के बाद में उसके किसने ये संभाला, यानी कि उसका जो कार्य सेनापति ने संभाला, तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ बनते हैं। इसी तरह महाराणा प्रताप के समकालीन कौन था, महाराणा प्रताप के समकालीन बात करें तो उस अकबर भी था, और अकबर जब जन्म हुआ था तब शासक कौन था, तो हुमायूं था। तो अकबर के समय जो महाराणा प्रताप के मध्य हल्दीघाटी का युद्ध हुआ उसमें कौन कौन था, तो आपको केवल महाराणा प्रताप और मुगल शासक था उसके संबंध। इसी तरह से राज सिंह के समय आपको वहां पर देखना होगा, राज सिंह के समय औरंगजेब था तो औरंगजेब के साथ क्या क्या संबंध है, आपको वो से किसी से मतलब नहीं है, आपको केवल मुगल, आपको ये बात ध्यान देनी है। एग्जामिनर आपको बहुत ही कम सिलेबस है, बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर आप देखोगे पूर्व वर्षों के प्रश्नों को तो आप बिल्कुल समझ जाओगे, इसलिए मैं कहता हूं, लेकिन पहले एक बार आप विस्तार से पढ़िए। उसके बाद में मान सिंह के बारे में देखिए, आमिर का मान सिंह
मान सिंह वही है जो आपके अकबर के समय था, जो अलीघाट युद्ध में आया था। मारवाड़ का चंद्रसेन, यानी कि जो मारवाड़ का चंद्रसेन जानते होंगे, बुला तीसरा राजा। बीकानेर का राय सिंह भी वही मुगल शासन से संबंध है, ये आपको पढ़ने हैं बिल्कुल, ये जो मुगल शासक। इसी बात इसी तरह से अब राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम है तो 1857 क्रांति है, तो 1857 क्रांति आपके 2022 में बिल्कुल नई जोड़ी गई है, आपके पहले 2022 से पहले नहीं था। इसी तरह किसान जनजाति आंदोलन पूरा पढ़ना है, प्रजामंडल आंदोलन बिल्कुल पढ़ना है, आपको विस्तार से ही पढ़ना है, इसमें कोई परंतु नहीं है, राजस्थान एकीकरण में आपको पूरा पढ़ना है। तो ये 12 नंबर का आपका सिलेबस है, इस पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये आपके दिमाग में छपना चाहिए। ये मैंने आपको विस्तार समझा दिया। अब आपको और सिलेबस आपको यहाँ पर देख लेना है। जैसे आप देखोगे राजस्थान की कला और संस्कृति में क्या क्या सिलेबस है आपके, इसमें से कुल मिलाकर कम से कम आपके 8 क्वेश्चन तो आएंगे। इससे कितने? राजस्थान की कला संस्कृति से, जैसे लोक देवता, देवियां और लोक संत, देवियां, लोक देवता, लोक संत का मतलब संप्रदाय अलग अलग, जैसे रामस्नी संप्रदाय कौन सा है, दशनाथी संप्रदाय कौन सा है, दादूपंथी संप्रदाय कौन कौन सा है, लोक देवता कौन कौन से, गोगाजी, तेजाजी, जितने भी है तेजाजी, उनसे संबंधित आपको देखना है। मंदिर, दुर्ग, प्रमुख महल, इसी तरह से मेले, त्योहार, चित्रकला की विभिन्न शैलियां, लोक संगीत, लोक नृत्य। आप यहाँ देखोगे तो आपके लोक संगीत है, आपके लोक नृत्य है, लेकिन आप यहाँ देखना आपके लोक नाट्य नहीं है। क्या? आपके लोक नाट्य नहीं है। इसी तरह से आपके लोक वाद्य नहीं है, ठीक ना, इन ध्यान रखना। लोक नाट्य भी आपके सिलेबस में नहीं है और लोक वाद्य भी आपके सिलेबस में नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपको लोक वाद्य जैसे आपको जिसे बोलते हैं ना, वो से आप पढ़ लेता अपन कि यार रावणहत्या क्या है, आपके जो अलग अलग चीजें आती है, जंजीरा क्या है, तरनताल, जो अलग अलग लोक नाटक में जैसे आपके अलग अलग नाटक आते हैं, तो उनको नहीं पढ़ना, आपको संगीत ही पढ़ना है और नृत्य ही पढ़ना है। नृत्य में आपको जनजातीय नृत्य होते हैं, आपके लोकल नृत्य होते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। इस सिलेबस से आपको समझना है, यानी कि आपको इन दोनों को हटा देना है इस सिलेबस से। रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण पढ़ना है, भाषा और साहित्य आपको पढ़ना है, ये आपका सिलेबस है, इसमें से आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। इसके बाद में ये 8 नंबर का है। अब आगे बात करते हैं राजस्थान का प्रशासन। राजस्थान के प्रशासन में बात करें तो इसमें से आपके कितने नंबर, यानी कि कम से कम आपके 12 क्वेश्चन तो आएंगे, सही 12 से अधिक तो आएंगे, 12 कम से कम 12 आएंगे। अब देखो कितना कम, यानी कि राज्यपाल का पद, कार्य भूमिका। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, राज्यपाल का कार्य भूमिका, मुख्यमंत्री का वही कार्य भूमिका और उसकी मंत्रिपरिषद, राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, सचिवालय और मुख्य सचिव, ठीक है। लोक सेवा आयोग, इसी तरह मानवाधिकार आयोग, और राजस्थान में पंचायती राज और राजस्थान विधानसभा। राजस्थान विधानसभा पुरानी, अगर आपके पास किताबें है तो राजस्थान विधानसभा आपको पता होगा, विधानसभा पहले नहीं थी, ये भी आपके 2022 में सिलेबस में जुड़ा है। और जो संस्कृत विभाग की अभी भर्ती आई है, जो दिसंबर में एग्जाम है, उसमें भी आपके राजस्थान विधानसभा है, कि बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ होगा, वही आपके सिलेबस है। तो यहाँ पर आपको देखना पढ़ना क्या है, अगर आप देखोगे तो राज्यपाल आपको पूरे याद होना चाहिए, यानी कि आपको क्रम से, यानी कि अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरे राजस्थान के जितने भी राज्यपाल है उन राज्यपाल आपको क्रम याद होना चाहिए। आपके जैसे इसके बाद में कौन बना कौन नहीं बना, इसी तरह मुख्यमंत्री होंगे कि क्रम में आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा राज्यपाल कब था, और साथ में ही आपको ध्यान होना चाहिए कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री, यानी कि कौन सा राज्यपाल किस मुख्यमंत्री के समय था, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन ये आएंगे आपके कि कौन सा राज्यपाल किस मुख्यमंत्री के समय था, ये पूरे सारणी आपके पास होना चाहिए। अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से ही आते हैं, बाकी पढ़ना तो आपको ही है, किस मुख्यमंत्री के समय क्या हुआ, ये चीजें आपको मिलान करनी है। यहाँ से अधिकांश आपके अब तक पेपर देखा तो आपको यही नामों से संबंधित राज्यपाल को सम्मिलित कीजिए, राज्यपाल क्या था, ये क्रम आपको पूरा याद होना चाहिए। इसी तरह राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन, कितने सदस्य संख्या है, क्या नहीं है, इसी तरह मानव आयोग में गठन, संगठन संरचना, ये आपको यहाँ पर देखनी है। पंचायती राज, विधानसभा आपको यहाँ पर देखनी है, सिलेबस है आपके 15 में से, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान का भूगोल देखो। राजस्थान के भूगोल में अवस्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, जलवायु, अफवाह तंत्र, वनस्पति, कृषि, ठीक है, पशु संपदा, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, वर्धित साक्षरता, लिंगानुपात और लिंग संरचना, उद्योग, प्रमुख पर्यटक केंद्र और जनजातियां इस बार 2022 में जुड़ी गई थी आपके नहीं, बाकी वो वही आपका पूरा सिलेबस है, वही आपके है। जैसे अफवाह तंत्र में बात करें तो आपको जो नदियां हैं और आपकी जो सहायक नदियां हैं, ये मुख्यतः आपके बार बार में क्वेश्चन आता है। वैसे पढ़ने तो आपको सब कुछ है, लेकिन आपको मुख्य रूप से आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके एग्जामिनर किस पर फोकस करता है। पढ़ना सबका, लेकिन आपको नदियां, सहायक नदियां अच्छे से याद करनी है, उनका उद्गम स्थान कौन सा याद करनी है। इसी तरह से अगर आपकी बात करें पशु संपदा में तो आपके हर बार बेड की जो नस्ल है, बेड के बारे में बार बार पूछा जाता है। इसी तरह अगर आपके पूछे उद्योग में तो आपके सीमेंट के उद्योग के बारे में बार बार पूछा जाता है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन पढ़ना आपको सब कुछ है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पहले सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है।
इसके बाद में देखो संविधान, भारत के संविधान के बारे में देखो, यहाँ पर 1919-1935 के अधिनियम, 2 ही अधिनियम है जिनके बारे में आपको देखना है। इसी तरह से गांधी जी का योगदान और अंबेडकर का योगदान अगर बात करें तो ये 2018 में था आपके अंबेडकर का योगदान, लेकिन अंबेडकर के योगदान को 2022 के सिलेबस में हटा दिया गया था, लेकिन वापस 2024 में यानी कि अभी जो एग्जाम है इसको जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से आपको अंबेडकर के योगदान को दोबारा पढ़ना है, ठीक है, गांधी जी के, अंबेडकर का, दोनों का योगदान। इसके बाद में संविधान के वही मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीतिक तत्व, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघवाद, प्रमुख राजनीतिक दल और विदेश नीति, नेहरू का योगदान, भारत संयुक्त राष्ट्र संबंध में उभरते रुझान। अब इसमें आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर इस टॉपिक पर ध्यान देना है। अगर आप भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ोगे तो आपको जो करंट इशू है, उस पर आपको ध्यान देना है। इस पे यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन वहां से आएंगे कि आपके जो करंट इशू है भारत से, जैसे आपके जितने भी अभी चल रहे हैं, जैसे आपके हमास और इजराइल के बीच में, रूस और यूक्रेन के बीच में जितने भी जो उभरते यानी कि संदर्भ में उभरते रुझान, वर्तमान में कौन कौन से उभरते रुझान है, करंट इशू है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। समसामयिक के बारे में आपको इसके बारे में पढ़ना है, बाकी वो आपके सही से यहाँ पर आपको देखना ही है। इसके बाद में देखते हैं विश्व भूगोल में। विश्व भूगोल में आप देखोगे यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप देखोगे सिलेबस कितना कम है आपके। महाद्वीप है, महासागर है केवल, वैश्विक पवन तंत्र है, पवन तंत्र, इसी तरह पर्यावरणीय समस्याएं हैं, वैश्वीकरण, उसके प्रभाव और जनसंख्या वितरण व प्रवसन ही आपके सिलेबस में है। अगर आप सिलेबस में यहाँ पर देखोगे तो आपके 5 टॉपिक ही आपके यहाँ पर है और 5 टॉपिक से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। इसके बाद में भारत का भूगोल में आप यहाँ देखो, भारत के भूगोल में 5 ही टॉपिक है। कितने टॉपिक, यहाँ फालतू कुछ भी नहीं है। देखो, भारत की स्थिति, उसके लाभ, मानसून प्रक्रिया, अपवाह तंत्र, वनस्पति, ऊर्जा संसाधन, यहाँ पर 5 ही टॉपिक है। अब यहाँ पर समझोगे तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं है, जैसे यहाँ पर उद्योग भी नहीं है आपके यहाँ पर कृषि भी नहीं है, आपके यहाँ पर खनिज भी नहीं है, आपके यहाँ पर जनसंख्या भी नहीं है। देखो आपके कितने, यानी कि आपके यहाँ पशु संपदा भी नहीं है, देखो कितनी चीजें आपके भूगोल में नहीं दी उन्होंने। भारत के भूगोल में इन चीजों को आपको नहीं दिया है। इन चीजों को आपको, अगर आपके फर्स्ट ग्रेड है तो यानी कि आपके फर्स्ट पेपर है तो आपको इसमें बिल्कुल हाथ लगाना, लेकिन आपके सामाजिक हिस्ट्री तैयारी करोगे तो आपको उनको पढ़ना पड़ेगा। वनस्पति की बात करें तो आपको जो वंश जो रिपोर्ट है 2021 की वो आपको पढ़नी है। अगर 2023 की अभी तक आपके वन रिपोर्ट नहीं आई है, 2023 की जैसे ही रिपोर्ट आएगी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। आप ऊर्जा संसाधन, ये आपको 5 ही टॉपिक है, इन पर ध्यान देना है आपके इनके बारे में। तो ये चीजें आपको सिलेबस समझना होगा। और अर्थव्यवस्था बचा आपका। अगर अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो अर्थव्यवस्था अलग अलग है। जैसे अर्थव्यवस्था की बात करूं तो अर्थव्यवस्था में केवल आपकी 3 ही टॉपिक है। कौन कौन से आपके, एक तो है कृषि, एक है आपके उद्योग, एक है आपके सेवा, यानी कि 3 ही टॉपिक है। कृषि यानी कि आपके प्राथमिक क्षेत्र में आता है, और इसी तरह से आपके उद्योग आपके द्वितीय क्षेत्र में आता है, और आपके सेवा आपके तृतीय क्षेत्र में आता है। 3 के बारे में अब जो वर्तमान में जो न्यू बजट आया है, आपके न्यू बजट आया है, उस न्यू बजट में आपको इनमें जो आंकड़े हैं, कृषि के आंकड़े, आपके उद्योग के आंकड़े, सेवा के आंकड़े, वो आपको याद करने हैं। वही आपके करंट से संबंधित आपके आंकड़े आएंगे। जैसे कृषि का व्यापार कितना हुआ, कितना निर्यात हुआ, कितनी वृद्धि दर है, सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, उद्योगों में कितनी वृद्धि दर है, कोर सेक्टर कौन सा है, सेवा क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, क्या क्या है, इसके बारे में आपको करंट आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। सर्वाधिक निर्यात वाले देश कौन कौन से भारत के, यानी कि सर्वाधिक भारत कौन से देशों को निर्यात करता है, सर्वाधिक कौन सा उत्पाद आयात करता है, इन चीजों के बारे में आपको यहाँ पर देखना होगा। तो ये सिलेबस है, मैंने आपको समझाया है। पढ़ने में बहुत कुछ है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। हाँ, मैं कक्षा लूंगा, लेकिन आपको बहुत से रिक्वेस्ट की इसके पेपर के बारे में, जीके के पेपर के बारे में आपको बहुत सा मटेरियल मिल जाएगा। आपको निःशुल्क आपको बहुत से यूट्यूब ऐसे जो आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। बुक है, अवेलेबल है, सब कुछ आपके पास है, वहां से आप आराम से पढ़ सकते हैं। आपको सब कुछ यहाँ कोई कमी नहीं है। तो आपको ये बात ध्यान देना होगा कि आपको मुख्यतः यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको यहाँ देखना होगा कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो। एक तरह से आपको कुछ भी, यानी कि इस बार जो चांस मिला है इसका पूरा आपको उपयोग करना है। यह चांस बहुत कम मिलता है, यानी कि आपके संस्कृत विभाग की वैकेंसी आ रही है, सामान्य शिक्षा विभाग की वैकेंसी आएगी, आपके पास 2-2 चांस है। तो इस चांस का आपको उपयोग करना है। इसी चांस को आपको अंतिम अपना चांस मानते हुए तैयारी करनी है। आपको बिल्कुल ये भी नहीं सोचना है कि आगे बढ़ती आगे एग्जाम देंगे, नहीं। इस बार आपके पास कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि इस बार बहुत ही अच्छा प्रयास करेंगे, यही आपको प्रयास करना होगा। बाकी आपके साथ आर्य मानुषी है, आर्य मानुषी स्टडी ऐप भी आपके साथ रहेगा जहां तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली कक्षा में।